नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के इस बेहद ही खास अंक को लेकर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली है। अगले 1 घंटे में हूं आपके साथ भावना नैयर, और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी वो है दिल्ली में सार्वजनिक होगी कैग रिपोर्ट या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट आज इस पर सुनाने वाली है एक अहम फैसला। इसके साथ साथ बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से भी जुड़ी हुई, जिसके लिए अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है और आज भी एक बार फिर से गरजने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ साथ आप और कांग्रेस का भी चुनाव प्रचार तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जहां आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है क्योंकि जन्मजात वाले अधिकार अधिनियम पर रोक लगा दी गई है। आपको बताएंगे कि क्यों रोक लगा दी गई है। इससे जुड़ी खबरें भी होंगी और साथ ही साथ खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों पर भी रुख करेंगे। साथ ही खबरें होंगी महाकुंभ से जुड़ी हुई, बताएंगे आपको अखबारों की सुर्खियों भी, साथ ही में होगा मौसम का हाल भी। तो पावर पैक्ड शो रहने वाला है अगले 1 घंटे। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बीजेपी विधायकों की ओर से दायर की गई है याचिका। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज फिर उतरेंगे योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर समेत आप और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी ठोकेंगे ताल। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक आज। जम्मू कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक के लिए जाएंगे सुझाव। बजट सत्र में रखी जाएगी रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के जन्म आधारित नागरिकता रोकने वाले आदेश को कोर्ट ने बताया स्पष्ट रूप से असंवैधानिक। अस्थायी प्रतिबंध आदेश के खिलाफ अपील करेंगे अब ट्रंप। और खेल की खबरों में नोवाक जोकोविच आज खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेमीफाइनल। वहीं महिला एकल में मैडिसन कीज और अरीना सबालेंका ने बनाई फाइनल में जगह। तो नया सवेरा की इन टॉप हेडलाइंस के बाद आइए अब खबरें विस्तार से जानते हैं और शुरुआत करते हैं कैग रिपोर्ट से जुड़ी हुई खबर के साथ। कैग रिपोर्ट पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी विधायकों की उस याचिका पर आज फैसला होना है जिस पर कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है। जस्टिस सचिन दत्ता फैसला सुनाएंगे। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत कई बीजेपी विधायकों ने पिछले साल याचिका दायर की थी और विधानसभा अध्यक्ष को कैग की रिपोर्ट पेश करने के उद्देश्य से विधानसभा की बैठक बुलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। 11 जनवरी को इसी साल ये कैग रिपोर्ट लीक हो गई थी। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कैग रिपोर्ट से कुछ जरूरी बातें, जिसमें 11 जनवरी को रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसके बाद कैग रिपोर्ट में आपको बता दें, सूत्र बता रहे कि शराब घोटाले से जुड़ी जानकारी है। इसी वजह से क्या आप सरकार किनारा कर रही है कैग रिपोर्ट से और सार्वजनिक नहीं कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार को शराब नीति से 2026 करोड़ रुपए का भी मामला है। वहीं 14 मामलों पर कैग रिपोर्ट पर सदन में चर्चा हो, ये बीजेपी अपनी याचिकाओं में कह रही है और ये याचिकाएं लगाई गई है जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। फैसलों पर एलजी की मंजूरी तक नहीं ली गई, तो जो फैसले कैग में हैं, जो रिपोर्ट में हैं, उनमें उनके जो फैसलों पर मंजूरी एलजी से नहीं ली गई है। 2021 में आपको बता दें ये नई शराब नीति लागू हुई थी और रिपोर्ट सार्वजनिक करने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। और आपको बता दें कि इससे पहले याचिका में ये कहा गया था, ये डिमांड रखी गई थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें इस कैग रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, यानी कि फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो फैसला आज दिल्ली हाई कोर्ट सुना सकते हैं। याचिका में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें, जो आज आदेश सुनाएंगे वो है जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच, जो ये आदेश सुनाएगी कि दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए या नहीं। ये फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया गया है और आज इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी के कुछ विधायकों ने याचिका लगाई है कि कैग रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर को फटकार लगाई थी, कहा था कि आप कैग रिपोर्ट नहीं पेश कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी ईमानदारी पर संदेह है। तो इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही दिल्ली सरकार पर फटकार लगा चुकी है और साथ ही साथ एलजी ने भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन फिर भी विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। आपने ये दलील की कि विधानसभा चुनाव पास ही हैं और कैग रिपोर्ट बाद में पेश कर दी जाएगी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट हम नहीं पेश कर रहे हैं। तो आज कैग रिपोर्ट पर फैसला आ सकता है। हमारे संवाददाता विकास इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपसे पूछना चाहेंगे कि कैग रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार पहले ही फटकार सुन चुकी है, आज फैसला आना है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, कैग रिपोर्ट, जो ये 14 रिपोर्ट की बात की जा रही है, इसमें ऐसा क्या है जो दिल्ली सरकार इससे किनारा करती हुई नजर आ रही है? और अगर आज दिल्ली हाईकोर्ट ये फैसला सुनाती है कि कैग रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए, तो चुनाव की तारीख पास है, ऐसे में क्या विशेष सत्र बुलाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, जो आप प्रक्रिया संसद में देखते हैं लगभग वही प्रक्रिया विधानसभा के लिए है कि सीएजी की रिपोर्ट जब तक हाउस में टेबल नहीं हो जाती, उसको हाउस स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक सीएजी उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकती। लेकिन जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट यकीनन रही होगी, उसके कुछ हिस्से पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, तो उसके आधार पर जो सूचना है वो ये आरोप बीजेपी का भी की ओर से भी लगाया गया है कि जो 14 सीएजी रिपोर्ट्स हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक्साइज की रिपोर्ट है, एक्साइज पॉलिसी की रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि गलत नीतियों के चलते करीब 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये पूरी तरह से मामला इस बात पर टिका हुआ है कि सीएजी की रिपोर्ट जब टेबल होगी हाउस में, उसके बाद ही वो पब्लिक की जा सकती है। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर के पूरी तरह दृढ़ है और पूरी तरह से इस बात पर टिकी हुई है कि एक्साइज पॉलिसी में जो गड़बड़ियां हुई, उसके चलते 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये घोटाला है 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का, और ये सीएजी रिपोर्ट का हिस्सा है। हाईकोर्ट ने इससे पहले सुनवाई के दौरान ये कहा था कि बिल्कुल ये बेहतर होता कि दिल्ली सरकार इसको लेकर के विशेष सत्र बुला लेती। हालांकि खुद कोर्ट ने भी कहा कि अब बिल्कुल चुनाव नजदीक हैं, क्या ऐसे में विशेष सत्र बुलाना तार्किक होगा या इसकी कितनी संभावना हो सकती है। तो सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या हाईकोर्ट इस तरह का कोई डायरेक्शन आज देगा कि दिल्ली सरकार कोई विशेष सत्र बुलाए। जहां तक इस रिपोर्ट की हम बात करें एक्साइज पॉलिसी की, तो सबको पता ही, सब जानते ही हैं कि जो एक्साइज पॉलिसी का पूरा एक घोटाला जिसको बीजेपी और कांग्रेस कहते आए हैं, उसके चलते तमाम मुख्यमंत्री से लेकर के कई कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार के जेल जा चुके हैं और जमानत पर रहे हैं। अगर आप अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो सबसे बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का और मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसी नीति के चलते जेल में रहे। उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री जेल में रहे। तो बीजेपी को लगता है कि अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी तो जो बातें अब तक आरोप वो आम आदमी पार्टी पर अब तक जो लगाए हैं बीजेपी ने आबकारी नीति को लेकर के, उस पर एक मोहर लग जाएगी सीएजी की। इसीलिए ये रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट किस तरह का फैसला देगा, इसके लिए हमें थोड़ी देर रुकना होगा। 10 बजे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट इस पर अपना आदेश सुना सकता है। बिल्कुल विकास, कहीं ना कहीं अगर कैग रिपोर्ट की बात की जाए तो सरकार की एक बेहद ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है ऑडिट से जुड़ी हुई, जहां जिन नीतियों पर खर्च किया जा रहा है उसका ब्यौरा उसमें होता है और कहीं ना कहीं सरकार को उसको सार्वजनिक करना होता है समय समय पर। ऐसे में अब बीजेपी के विधायकों ने ये याचिका लगाई है कि इसमें सार्वजनिक नहीं की गई कुछ 14 रिपोर्टें, जिसको बीजेपी चाह रही है कि सभी के सामने, जनता के सामने आना चाहिए। अब इस रिपोर्ट को लेकर आप भी अपनी दलील देती हुई नजर आ रही है कि विधानसभा चुनाव पास है, इसलिए कैग की रिपोर्ट नहीं आ रही। तथ्यों को हाईकोर्ट ने सुना है, इससे पहले भी हाईकोर्ट फटकार लगा चुकी है। एलजी कह चुके हैं 16 दिसंबर को कि विशेष सत्र बुलाइए। क्या ऐसी मजबूरी रही कि आपने वो विशेष सत्र नहीं बुलाया, और अब कितनी गुंजाइश रह जाती है अगर हाईकोर्ट फैसला भी सुना देता है तो?
अब बिल्कुल हाईकोर्ट के सामने भी ये बड़ा सवाल था कि बिल्कुल तक जहां तक हम फेयरनेस की बात करें और पारदर्शिता की बात करें, खासतौर से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार हमेशा पारदर्शिता की बहुत बातें की हैं उन्होंने और इसकी वकालत करते रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि आखिर कितना लगभग आप याद करें कि 1 साल होने वाला है इस याचिका को, जब पहली बार ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था, साल भर लगभग होने वाला है। तो आखिर अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, लेकिन इससे पहले ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता था। हमने तमाम तरह के विशेष सत्र दिल्ली सरकार में होते हुए देखे हैं पिछले 5 सालों में, चाहे वो संविधान दिवस को लेकर के हो, चाहे वो विपक्ष को घेरने के लिए एक आक्रामक बयानबाजी के लिए हो, तमाम विषयों पर हमने विशेष सत्र दिल्ली सरकार की तरफ से बुलाते देखे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने ये पूछा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया, और पारदर्शिता ये मांग करती है कि 14 विभागों की, 14 मंत्रालयों से जुड़े 14 विभागों की रिपोर्ट है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का सरकार ने जी, तो विकास हम तक पूरी जानकारी समय पे पहुंचा रहे हैं कि कैग रिपोर्ट पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। जी विकास। बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को पूछा था कि ये जो 14 रिपोर्ट्स हैं सीएजी की, इनको सार्वजनिक करने यानी उससे पहले सत्र बुलाने में दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण विभागों की रिपोर्ट्स हैं। कई सौ करोड़ रुपए के लेन देन का राजस्व नीति दिल्ली सरकार की कैसी थी, किस पर कितना खर्च किया गया, ये सारी चीजें लोगों को जानने का एक हक है। लेकिन हाईकोर्ट के सामने जो एक सबसे बड़ी पेचीदगी है वो प्रक्रिया को लेकर के है। हाईकोर्ट सीधे रिपोर्ट्स को पब्लिक करने का कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। प्रक्रिया का पालन हो, जैसे कि उसको पहले सदन के पटल पर रखा जाए रिपोर्ट्स को, और हमने देखा है जैसा जो प्रक्रिया रही है, जैसे ही ये रिपोर्ट्स टेबल होती हैं हाउस में, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे वो विधानसभाओं में हो, उसके बाद इनको सार्वजनिक किया जाता है। सीएजी खुद इसको लेकर के ब्रीफ नोट्स जारी करती है कि उनकी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स क्या क्या है। आपने पीछे भी देखा होगा, चाहे वो कोल स्कैम की बात हो, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम की बात हो, जो भी रिपोर्ट्स के कंटेंट थे वो सार्वजनिक सीएजी ने नहीं किए थे, बल्कि उनको पहले टेबल किया गया, उसके बाद ही वो रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में आई। और इस तरह की सीएजी रिपोर्ट्स का काफी असर भी देखा जाता है। बहुत सारे राज्यों में जो उनकी नीतियां थी, छत्तीसगढ़ को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था सरकार की नीति पर, और दिल्ली के मामले में भी बीजेपी को लगता है कि अगर ये रिपोर्ट्स पब्लिक होंगी तो जो वो आरोप लगाते रहे हैं अब तक आम आदमी पार्टी पर घोटालों के, आबकारी नीति को लेकर के खास तौर से, वो चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी और लोगों को ये बात जानने का एक हक है कि आखिर कितना पैसा सरकार ने इस खराब नीति के चलते खोया, कितना नुकसान दिल्ली के लोगों को और दिल्ली को हुआ। जी विकास, तो ये तमाम जानकारी आपने साझा किया। अब देखना होगा, कोर्ट पर नजर होगी कि फैसले पर कि वो कैग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला हित में सुनाती है या कहती है कि अभी वो रोक लगा सकती है। फिलहाल सभी की नजरें अब रहेंगी कि जब दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं अब दिल्ली के चुनावी दंगल की। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख लगातार अब आती जा रही है पास। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार इस समय जोरों पर है और सभी पार्टियां इस समय पूरी ताकत झोंक रही हैं। सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टी अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतार रही है। भाजपा की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में तकरीबन 14 चुनावी जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज दूसरे दिन भी दिल्ली में जनसभा करके जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज दिल्ली में 2 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। जेपी नड्डा पहले मेहरौली और राजनगर पालम में रैली करेंगे। जेपी नड्डा मेहरौली में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र यादव के समर्थन में रैली करके वोट देने की अपील करेंगे। वहीं पालम में जेपी नड्डा भाजपा प्रत्याशी कुलदीप सोलंकी के पक्ष में रैली करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर भी आज 3 जनसभाएं करने वाले हैं। अनुराग ठाकुर की जनसभाएं हैं मंगोलपुरी में, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में और द्वारका में। इन तीनों ही जगह अनुराग ठाकुर रैली करके भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील जनता से करने वाले हैं। आइए अब दूसरे राजनीतिक पार्टियों की बात कर लेते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस पे लगातार कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार इस समय फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस भी दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए इस समय एड़ी चोटी का जोर तो जरूर लगा रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की आला कमान कहां है इस समय दिल्ली के चुनाव प्रचार में। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को है, जबकि जनता जनादेश
जो है वो क्या सुनाया, उसकी मतगणना 8 फरवरी को होने वाली है। दिल्ली के सियासी रण में योगी आदित्यनाथ की कल हुई है एंट्री और पहले ही दिन उन्होंने बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आप सरकार पर खूब बरसे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं दोनों नेता। आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। राशन कार्ड में 5,400 करोड़ रुपए का घोटाला किया और बस की खरीदी में 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कोई कुछ छोड़ा ही नहीं, सब जगह घोटाले पे घोटाला। तो इस समय बयानों के बाण चल रहे हैं हर तरफ से। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध दिया है। दिल्ली में गंदगी और यमुना नदी की प्रदूषण के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वच्छ गंगा के लिए धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद करूंगा योगी आदित्यनाथ जी का कि गंगा जी की सफाई, आपको याद होगा गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी जी के समय 1987-88 में शुरू हुआ था और सब लोग मानते हैं कि गंगा जी में आज जो जमुना जैसी गंदगी है वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि गंगा एक्शन प्लान बना, उसके बाद नेशनल गंगा अथॉरिटी बनी और तमाम काम उसमें धीरे धीरे होते रहे। इतनी बड़ी नदी को हम अपने मानव जीवन अपनी गंदगी से प्रदूषित करें उसके लिए समय लगता है ठीक करने में, लेकिन एक प्रयास हुआ और सरकारों ने भी मदद की। दिल्ली में तो ये प्रयास चल रहे थे, कांग्रेस सरकार ने कितने प्रयास किए। 7 इंटरसेप्टर जो लगने थे नजफगढ़ नाले में, उसमें एक भी आज तक पूरा नहीं हो पाया। यहां जितना गंदगी आज हो रही है उसका आप समझ लीजिए 80% जिम्मेवार, 90% जिम्मेवार कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। तो ये तो थी कांग्रेस और बीजेपी इस समय किस तरीके से आम आदमी पर बरस रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरीके से दूसरी पार्टियों पर इस समय गरज रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली पंजाब पुलिस की सुरक्षा अब हटा ली गई है। इस मामले को लेकर दिल्ली का सियासी पारा इस समय हाई हो गया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी पंजाब पुलिस केजरीवाल को सुरक्षा दे रही थी। पंजाब के डीजीपी ने गुरुवार को कहा कि इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की आपत्ति के बाद अरविंद केजरीवाल को दी गई पंजाब पुलिस की सुरक्षा अब हटा दी गई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसको लेकर हमें चिंता है। वहीं दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। वो दूसरे राज्य की सुरक्षा नहीं ले सकते हैं और ना उनको दूसरे राज्य से सुरक्षा मिल सकती है। ये कानूनी तौर पर गलत है। सीएम साहब सरदार भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल जी ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हमारे संवाददाता धीरज कुमार इस समय हमारे से जुड़ गए हैं। धीरज, आपसे पूछना चाहेंगे, अब कुछ ही समय रह गया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख पास आ रही है, 5 फरवरी की तारीख पास आ रही है। ऐसे में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है, तेजी पकड़ चुका है। दिल्ली में फायर ब्रांड लीडर्स इस समय बीजेपी ने उतार दिए हैं। बीजेपी की टीम 27 लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। योगी आदित्यनाथ की कल हो चुकी है दिल्ली में एंट्री। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया है। हालांकि उनके एक नारे को लेकर अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो दिल्ली में नारा इस समय गूंजेगा कि नहीं। आज भी दिल्ली में उनकी चुनावी रैली है। इसके साथ साथ आप और कांग्रेस का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के आला अधिकारी, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहां हैं दिल्ली के चुनाव अभियान प्रचार में। देखिए, कांग्रेस शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार दुविधा में है, क्योंकि कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं वो दिल्ली के चुनाव से गायब हैं। हमने प्रतीक्षा किया कि वो
कब तक उनकी एंट्री होती है और कब तक वो अपने जो कैंडिडेट हैं उनको चुनावी धार देते हुए नजर आएंगे। हमने कई रैलियों में इस बात का जिक्र भी किया, कई पत्रकारों ने भी ये सवाल उठाए कि आखिर जो कांग्रेस के जो लीडर हैं कहाँ हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी की जो 3 रैली है दिल्ली की, वो रद्द हो चुकी है। पहली उनकी दिल्ली रैली नई दिल्ली में होने वाली थी संदीप दीक्षित के लिए, इसके बाद सदर बाजार की उनकी रैली थी, और कल बीते दिन में जो मुस्तफाबाद की जो उनकी रैली थी, वो मुस्तफाबाद की रैली भी वो कैंसिल कर दी गई है। तो कांग्रेस की जो लड़ाई है वो बिना स्टार प्रचारकों के लड़ाई लड़ी जा रही है। और कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो ही अपने दम पर इस चुनावी अभियान को किसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, किसी तरीके से जनता के वोट बैंक में सेंध लगाने की जो कोशिश, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो स्टार प्रचारक गायब हैं। एकमात्र जो रैली राहुल गांधी की हुई है वो सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई है और उसके बाद से कोई रैली नहीं हुई है। और जो राजनीतिक पंडित जो बता रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक तरीके से ये दबाव बनाया गया है, तेजस्वी यादव की तरफ से ये दबाव बनाया गया है, अखिलेश यादव की तरफ से या शरद पवार की तरफ से भी ये दबाव एक तरीके से बनाया गया है कि अगर कांग्रेस दिल्ली के चुनाव को त्रिकोणीय बनाती है तो इसका सीधा सीधा जो नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। क्योंकि आपको ये जानना होगा कि जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 10 से लेकर 20 ऐसी सीटें हैं जिनमें जीत और हार का जो अंतर है बिल्कुल, तो बड़ा फैक्टर ये 10 सीटें कहीं ना कहीं प्ले करे। धीरज, जिसके साथ एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, कल जब योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में एंट्री हुई तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक चैलेंज दे डाला। कहा, मैं तो महाकुंभ में अपने मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगा के आया हूं, आप दिल्ली में यमुना में अपने मंत्रियों के साथ क्या डुबकी लगा सकते हैं। उन्होंने गंदगी को लेकर एक बड़ा प्रहार किया। इस पर अरविंद केजरीवाल किस तरीके की दलील पेश करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कल जो योगी की जो एंट्री हुई है उस एंट्री इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराई गई है। हम सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं और वो जो बात जनता के बीच में बोलते हैं उसका असर जो है वो आम जन तक होता है, कि एक आदमी के कानों तक उनकी आवाज पहुंचती है। और आज जिस तरीके से कल की रैली में उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की और साफ तौर पे ये भी कह दिया कि भ्रष्टाचार की एटीएम है आम आदमी पार्टी। इसके अलावा उन्होंने यमुना नदी का मुद्दा उठाया कि किस तरीके से यमुना नदी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि नालों में बदल गई है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए, कुंभ की अगर हम बात कर लेते तो बीते दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, लेकिन आपने तो कहा था कि हम 2025 में जो आस्था की डुबकी यमुना में लगाएंगे, लेकिन यमुना की सफाई का क्या होगा? 5 साल में जो यमुना के ऊपर जो काम किए जाने थे उसका क्या हुआ? आपने तो ये कहा था कि कई प्रोजेक्ट्स यमुना के ऊपर चालू हैं और उन प्रोजेक्ट के जरिए जो यमुना में जो गंदा जो नाला गिरता है उन नालों को बंद किया जाएगा। जो शहर का जो एक तरीके से कहते हैं कि कचरा उसमें जो गिराया जा रहा है, उन कचरों को गिराया जा रहा है। और जो 17 जो बड़े बड़े नाले हैं उन नालों को जो नाला जो एक तरीके से जाके यमुना में प्रवाहित होता है उन नालों को रोका जाएगा, लेकिन यमुना की सफाई हो नहीं पाई। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली में जो एक तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ उसका भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में ये ध्रुवीकरण हुआ, क्योंकि हमने देखा कि 5 साल पहले दिल्ली में जिस प्रकार से दंगे हुए थे और दिल्ली के दंगों में जिस प्रकार से जो उसका जो मास्टरमाइंड कह सकते हैं ताहिर हुसैन, वो आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रहा और जिसको कि बाद में पार्टी से निकाला गया। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, उन्होंने साफ तौर पे विकास का भी मुद्दा उठाया। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो या गंदगी का मुद्दा हो, इसके साथ साथ अगर महिला वोट बैंक हो, झुग्गी वोटर्स हो, ये इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय बहुत चमक रहे हैं। लेकिन अगर बात करें छोटे दलों की, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी धीरज, वो भी इस बारी गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। AIMIM की बात करें तो 2 प्रत्याशियों को उन्होंने मैदान में उतार दिया है और कहीं ना कहीं ये मामला त्रिकोणियों के साथ साथ रोचक भी होता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, एआईएमएम की बात कर दें तो 2 प्रत्याशी नहीं, उनके कुल 10 प्रत्याशी दिल्ली जी। विधानसभा चुनाव में उतरे हुए हैं। और ये 10 ऐसे विधानसभा चुनाव हैं तो जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। ये तो ओवैसी की ये कोशिश है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में उनके जो वोट बैंक में एक तरीके से सेंधमारी की जाए और इन वोटों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, अपनी तरफ खींचा जाए। और इसमें कई राज्यों में ओवैसी सफल भी रहे हैं, चाहे हैदराबाद की बात कर लेते हैं या बिहार चुनाव की ही बात कर लेते हैं, तो कई राज्यों में मुस्लिम वोटों में एक तरीके से सेंधमारी की कोशिश हुई है योगी ओवैसी की तरफ से, और जिसका फायदा भी उनको मिला है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अगर हम वजीरपुर की बात कर लें या ओखला विधानसभा की बात कर लें, कल जैसी की उनकी रैली एक शाहीन बाग में हुए, इन विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लें तो इन मुस्लिम बहुल इलाकों में एक तरीके से कड़ी पकड़ मानी जाती है ओवैसी की। और अगर ये इस वोट बैंक में सेंधमारी होती है तो इसका सीधा सीधा तो नुकसान। क्या इस बारी बड़ा सवाल एआईएमएम भी इस त्रिकोणीय मुकाबले में वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगी या नहीं, ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा। फिलहाल धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे वक्फ बोर्ड पर बनी संयुक्त समिति की बैठक होने वाली। आज महत्वपूर्ण बैठक है, क्या इस बैठक में चर्चा होगी, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बढ़ते आगे, वक्फ संशोधन बिल पर गठित संयुक्त समिति की आज सुबह संसद भवन परिसर में बैठक होने वाली है। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के मुताबिक मजलिसे उलेमा, जम्मू कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक के सुझाव लिए जाएंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक में कल क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी। इसके बाद आपको बता दें 27 जनवरी को भी जेपीसी की बैठक होने वाली है। संसद के बजट सत्र के दौरान ही वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी है। समिति ने देश भर में तमाम पक्षकारों, कानूनीविद, स्कॉलर्स से वक्फ संशोधनों को लेकर उनकी राय ली है। 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद इस समिति का गठन किया गया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आलोचना की। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे कि जेपीसी से जुड़ी तमाम बैठकें इस समय हो चुकी हैं और ऐसे में अब जब वक्फ संशोधन अधिनियम की रिपोर्ट पेश करने में कुछ ही समय बाकी है, आज भी महत्वपूर्ण बैठक है, चर्चाएं बहुत हो गई। अगर आज की चर्चा की बात कर ले तो कहां तक ये जो समिति की बैठकें हैं वो पहुंच चुकी हैं? देखिए भावना, जो ज्वाइंट कमेटी थी उसकी एक कोशिश थी कि कोई भी जो पक्षकार है जो अपनी बात रखना चाहता है वो वंचित न रहे। और इसके लिए देखें तो अलग अलग राज्यों में बैठक हुई, लखनऊ में बैठक हुई, उत्तर पूर्व में बैठक हुई, आप देखें दक्षिण भारत में बैठक हुई। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में बैठक हुई और कोशिश ये की गई कि सभी पक्षकारों की राय जानी जाए। चूंकि वक्फ की जो जमीनें हैं वो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर दक्षिण के राज्य हो, तमिलनाडु हो, तो उसको लेकर हमने देखा कि बहुत सारे विवाद भी आए थे। तो अब ये कोशिश की गई है कि कानूनविद हो, धार्मिक स्कॉलर हो या फिर वक्फ के प्रतिनिधि हो अलग अलग राज्यों के, उन सब की राय तकरीबन जान ली गई है। ऑनलाइन भी आम लोगों से भी राय जानी गई थी। एक मोटा मोटी जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई थी, लेकिन जब वक्फ का कार्यकाल बढ़ाया गया पिछले सत्र के दौरान, तब हमने देखा कि और लोगों से राय जानी गई है।
अब 27 जनवरी को क्लाज बाय क्लाज एक तरह से जो समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाई है उस पर चर्चा होगी और फाइनल रिपोर्ट इसी बजट सत्र में पेश की जाएगी। तो अब ये अंतिम चरण में प्रक्रिया चल रही है। अधिकांश जो सुझाव आए हैं वो वक्फ संशोधन के तमाम प्रावधानों के पक्ष में है। कुछ प्रावधान को लेकर जरूर आपत्ति तमाम सदस्यों ने जताई है जो वक्फ की बैठक में शामिल होने आए अपना सुझाव देने, और कुछ सुझाव भी दिए हैं। तो निश्चित तौर पर हमें कह सकते हैं कि वक्फ में पारदर्शिता हो, वक्फ की जमीनों को लेकर उसका रिकॉर्ड बेहतर हो, पारदर्शिता हो, विवाद ना आए। जिस तरह के अनावश्यक विवाद सामने आते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों पर वक्फ के दावे हो जाते हैं, तो ये सब भविष्य में ना हो, उसके लिए हम देख रहे हैं कि पूरी विस्तार से एक बातचीत की प्रक्रिया और सुझाव की प्रक्रिया अब वो अंतिम रूप दी जा रही है। तो आज बैठक है, उसके बाद एक बैठक और होगी और संभवतः उसके बाद जब बजट सत्र शुरू होगा तो पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक उसका समय दिया गया है, तब ये रिपोर्ट पेश भी कर दी जाएगी। जी, इससे पहले भी 2 दिन पहले शैलेंद्र हमने सुना कि जगदम्बिका पाल जो कि इस जेपीसी के नेतृत्व में ये सारी बैठकें हो रही हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है कि अब भी वक्फ से जुड़ी जो शिकायतें हैं वो अभी तक पहुंच रही हैं। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये वक्फ संशोधन अधिनियम? देखिए, वक्फ संशोधन जब कानून आ रहा था उससे पहले भी और हमने उसके बाद भी देखा, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम विवाद आए। कुंभ को लेकर जिस तरह का विवाद वहां कुंभ की जमीनों को लेकर एक हमने जानते हैं कि एक मौलाना ने दावा किया और उसके बाद कड़ा उसका खंडन हुआ और उनके एक फर्जी दावे पर हम देख रहे हैं कि मुकदमा भी दर्ज हुआ। इस तरह से अब तमाम विवाद आए हैं। सरकारी जमीनों पर दावे के विवाद सामने आए। तो हमने लखनऊ में जो बैठक हुई थी उसमें यह भी बताया गया सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा कि कई बड़े जो वक्फ की जमीनों पर जो दावे किए जाते हैं दरअसल वो सरकारी जमीनें हैं, उन पर वक्फ बोर्ड बने हैं या उनकी जमीनें के दावे हो रहे हैं। तो इस तरह से तमाम विवाद आए हैं। तमिलनाडु में तो हम जानते हैं कि एक गांव का गांव जो सैकड़ों वर्षों से किसानी कर रहा था उस पर वक्फ की जमीनों के दावे हुए, वहां विवाद हुआ। कर्नाटक में तो आंदोलन ही पूरा देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर यह सुधार की जरूरत है, ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है। क्योंकि जब इतने विवाद सामने आ रहे हैं, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो फिर वक्फ की जमीनों का एक पारदर्शी तरीके से उसको ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है शैलेंद्र इस अधिनियम को लाना। और कहीं ना कहीं बैठकों से कई चर्चाओं के बाद कई सुझाव आए होंगे जिसको इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा और उसके बाद सदन के पटल पर इसे रखा जाएगा। फिलहाल शैलेंद्र, सभी जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं नव्य भव्य दिव्य महाकुंभ की। महाकुंभ का आज 12वां दिन है और हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब यहां संगम स्नान के लिए पहुंच रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जिनमें 23 जनवरी को 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी, 37 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के साथ ही करीब 47 लाख लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया है। वहीं महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षा कर्मी और स्वयंसेवक तैनात हैं। हर 144 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छटा कुछ इस बार अलग ही दिख रही है। संगम में स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग माना जाता है। तो आपको बता दें कि दूसरा अमृत स्नान जो है अब 29 जनवरी को है, जिसके लिए भी तैयारियां इस बार जोरों से की जा रही हैं। आज महाकुंभ 12वें दिन में पहुंच चुका और अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा दी है और इस 45 दिन के इस पर्व में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में महाकुंभ इस बार दिव्य भव्य और डिजिटल भी बनाया गया है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। AI का सहारा लिया जा रहा है और साथ ही साथ वहां जो भक्त पहुंच रहे हैं उनकी सुविधाओं के लिए भी तमाम प्रयास इस समय किए जा रहे हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यह आयोजन न केवल भारतीय परंपरा की सुंदरता प्रदर्शित करता है, बल्कि वैश्विक समुदाय को एकजुट करने की शक्ति भी रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ 2025 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से हाइड्रोजन बस का प्रदर्शन किया गया,
जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही मेला क्षेत्र में एक विशाल एयर बलून भी स्थापित किया गया है, जो प्राचीन संस्कृति और आधुनिक विज्ञान के सामंजस्य को दर्शाता है। महाकुंभ में विभिन्न शिविरों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है। ऐसा ही एक शिविर स्वामी नारायण संस्था का है, जिसका उद्देश्य भारतीय और वैश्विक भक्तों में भारत की सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार को बढ़ावा देना है, जिससे ड्रग मुक्त भारत का सामाजिक संदेश भी दिया जा सके। महाकुंभ में स्वामी नारायण संस्था के इस सामाजिक संदेश पर देखते हैं डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ के विभिन्न शिविरों में संस्कृति, परंपरा, एकजुटता और प्रेम की झलक देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक शिविर स्वामी नारायण संस्था BAPS का है, जिसका उद्देश्य मानव सेवा की भावना को जागृत करना है। पहली बार आयोजित इस शिविर का उद्देश्य ड्रग फ्री इंडिया को बढ़ावा देना है, जिसमें लगातार स्क्रीनिंग के माध्यम से श्रद्धालुओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। BAPS स्वामीनारायण दिल्ली अक्षरधाम पहली बार यहाँ पर महाकुंभ में शिविर का आयोजन करा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोगों के बीच में सेवा समर्पण भाव जागे और उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना का जागृत हो। यहाँ पर हमने मैम 2 शिविर लगाया है, जिसमें एक में नशा मुक्ति के लिए हमने बनाया है मुक्तानंद और दूसरा है नित्यानंद, जहाँ फैमिली वैल्यूज को करते हैं। किस BAPS के शिविर के बाद महिमा तो बढ़ेगी ही शिविर से महाकुंभ की, लेकिन साथ में समाज में लोगों की आध्यात्मिक चेतना जगेगी, संचार होगा नई योजना का, और जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा समाज में सही दिशा में आगे चल पाएंगे। इतना ही नहीं, शिविर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, जिसमें आम लोग भाग ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जीने का वादा करते हैं। शिविर में हिंदू संस्कृति के विभिन्न देवी देवताओं की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, महाकुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। और हमारे संवाददाता रामेंद्र इस समय प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेंद्र का रुख करेंगे। रामेंद्र, महाकुंभ इस बारी अलग ही छटा बिखेर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक तो यहाँ दिख ही रही है, साथ ही साथ नए नए प्रयास भी किए जा रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बस अपने आप में एक नया प्रयास है। साथ ही साथ अगर आज की बात करें, 12वें दिन में ये पहुँच चुका है। 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। क्या आज से बाहरी वाहनों का प्रतिबंध बंद किया जा रहा है? और जब दूसरा अमृत स्नान आने वाला है, ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होंगी वहां पर। देखिए, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, वो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही। कल हम लोगों ने जो नज़ारे देखे, 42 घाटों में कोई घाट ऐसा नहीं था जहां भीड़ न रही हो, जहां श्रद्धालु न रहे हो। जो संख्या बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय किया है कि जो बाहरी गाड़ियां हैं उनको रोका जाए और शटल बसों के माध्यम से यहाँ भेजा जाए। और शटल बसें सब जगह से चलेंगी, जहाँ जहाँ आपको पार्किंग दी गई उन पार्किंग के लिए चलेंगी, रेलवे स्टेशन के लिए चलेंगी, बस स्टेशन के लिए चलेंगी, यहाँ तक कि कुछ शटल बसें एयरपोर्ट के लिए भी चलाई जाएंगी। तो आपको कहाँ जाना, उस शटल बस में बैठ के आप पहुँच सकते हो। आप इसका ध्यान रखिए। तो वो गाड़ियाँ इसलिए बंद की जा रही कि चूँकि संगम नोच की स्थिति ये हो जाती है कि लोगों का चलना मुश्किल हो जाएगा। और 29 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही हो, चूंकि सबसे बड़ा अमृत स्नान है, तो लोगों को मानना है, सरकार का जो आकलन है कि 10 करोड़ लोग इस दिन या 24 घंटे के अंतराल में आकर के यहाँ पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे और माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी के तट पर। तो उसको देखते हुए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और ये संख्या 29 और 3 दो जो बड़े स्नान उनमें बढ़ेगी। तो ये आध्यात्मिक महाकुंभ है, धार्मिक महाकुंभ है, डिजिटल महाकुंभ है और विज्ञान का भी महाकुंभ है। और हमारे जो आश्रम है वो भी अलग अलग संदेश दे रहे हैं कि किस तरह भारत को सर्वोच्चता पर ले जाना है, किस तरह भारत को शिखर तक ले जाना है, किस तरह के उसकी संस्कृति को ऊपर ले जाना है। उसके लिए तमाम प्रवचन हो रहे हैं, तमाम संत महात्मा उपदेश दे रहे हैं। डिजिटली तुम महा शानदार है। आज से ड्रोन शो का उद्घाटन किया होगा जो 2 दिन चलेगा। तो ड्रोन शो का आनंद लेंगे लोग कि ड्रोन किस तरीके से आकृतियां बनाएंगे, पूरी प्रकृति को और जो धार्मिक आयोजन है उसको रेखांकित करेंगे। तो इस तरीके के लगातार आयोजन विज्ञान के माध्यम से भी किए जा रहे हैं यहाँ पर।
साथ ही साथ रामेंद्र हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक तौर पर तो बड़ा संदेश जा ही रहा है, धर्म संसद का आयोजन भी हो रहा है, वहाँ सामाजिक संदेश भी महाकुंभ से आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ड्रग मुक्त भारत की बात की जाए और भी दूसरे सामाजिक संदेश महाकुंभ से की अविरल धारा से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, धार्मिकता का तो ये पहला पड़ाव है कि धर्म के नाम पर ही इसका आयोजन हुआ है, तो जाहिर है कि उसकी चीजें तो दुनिया तक जा ही रही, लेकिन दुनिया को एक और संदेश हम दे रहे हैं। हमारे साधु संत ऋषि मुनि की ड्रग मुक्त भारत है, कैसे हम किस परिवेश में रहें, कैसे हम प्रकृति के साथ रहें, कैसे प्रकृति को हम मजबूत करें, कैसे अगर अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना है तो प्रकृति को मजबूत करना है, नदियों को कैसे संरक्षण करना है, वृक्षारोपण कैसे करना है, हमारे जंगलों को कैसे बचाना है, ये तमाम चीजें यहाँ निर्देशित की जा रही कि भविष्य की जो रूपरेखा है वो यहाँ तैयार की जा रही। सारे साधु संत महात्मा, कई ऐसे लोग हैं जो पेड़ का वितरण कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पूरे प्रकृति के साथ रहते हैं, झोपड़ी बनाई गई उसमें नो प्लास्टिक यूज है। तो इस तरीके से तमाम संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि जो लोग हैं दुनिया को कैसे आगे बचाना है, कैसे प्रकृति के साथ रहना है, ये संदेश भी यहाँ से दिया जा रहा है। बिल्कुल रामेंद्र, अब अमृत स्नान का दूसरा पड़ाव भी आने वाला है, 29 जनवरी को है। योगी आदित्यनाथ पहले ही वहां आ चुके हैं और तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। ऐसे में अब जब दूसरा अमृत स्नान है, ऐसे में वहां पर कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, दूसरे अमृत स्नान के दौरान जो 29 से लेकर के 3 तक है, ये माना जा रहा है कि 10 करोड़ लोग, आप पूरे एयर टिकट बुक हैं, पूरे रेलवे के टिकट बुक हैं, जो रोडवेज बसें हैं, जो प्राइवेट बसें आती हैं प्रयागराज के लिए, उन सब के किराए बढ़ा दिए गए हैं। जो टिकट है, एयर टिकट है, वो भी 3 गुना हो गया है। होटलों में जगह नहीं है, सारी कनेक्टिविटी, मतलब सारे होटल्स फुल हैं, जहां रहना है लोगों को वो फुल है। तो आप कल्पना करिए, सरकार का मानना है कि लगभग 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है 48 घंटों में, और उसको लेकर व्यापक तैयारी की गई। जिन घाटों में भी आपको दिख रहा होगा कि कोई नहीं, वहां भी लैट्रिन बाथरूम बनाए जा रहे हैं, वहां भी पानी की व्यवस्था की जा रही, वहां बैठने की व्यवस्था की जा रही। चूंकि सरकार का आकलन है कि सारे घाट भर जाएंगे पूरे, तो उस तरीके से 12 किलोमीटर के जो 42 घाट है, उन सारे घाटों को व्यवस्थित किया जा रहा। जो ओपन एरिया पड़ा उनमें टेंट लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो उसका सरकार का जो आकलन, उस हिसाब से सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक रामेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अब आगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है, जहां संभल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है अहम सुनवाई। मोहम्मद घयूर की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पिछले साल नवंबर को दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करके उनकी प्रॉपर्टी को डहाया गया है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। याचिका में संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया, एसडीएम, सीडीओ और तहसीलदार के पक्षकार बनाकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरेटा ने उनका स्वागत किया है। प्रबोवो सुबियांटो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति होंगे। सुबियांटो की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में इंडोनेशिया की यात्रा की थी और इस दौरान भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। पिछले कुछ सालों में भारत इंडोनेशिया संबंधों में तेजी देखने को मिली है। और आइए अब बात कर लेते हैं 76वें गणतंत्र दिवस की, जिस पर ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रदर्शन होने वाला है। भारत को अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाने के दृष्टिकोण और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मिशन के साथ गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अपनी प्रमुख नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस परेड में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। साथ ही तीनों सेनाओं और पैरामिलिट्री के दस्ते मार्च करेंगे। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने कुछ मार्चिंग दस्तों को लीड करने वाले अधिकारियों से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। आपने जो अपनी टीम के साथ आपने जो बेहतर तालमेल किया है उसके बारे में कुछ बताइए। जो आप कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, महीनों से?
पिछले 1 साल से हम हर दिन बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और ये स्टंट्स एक एक गिन के चुन के हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगर हल्की सी भी आप देखें गलती हो तो एकदम ये अचूक होना चाहिए जो कर्तव्य पथ पे हम जो अपना मोटरसाइकिल डिस्प्ले दिखाते हैं। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी है और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें खाली 2 अफसर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, खाली इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, पूरे जो जेसी और जवान जो हमारे साथ रहते हैं इन सब का बहुत बड़ा भागीदारी है। कैसा जोश है आपके ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के जवानों में और आपकी टीम में? ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स कंटिजेंट आज से नहीं, पुराने समय से ही उमदा जज्बा, बेहतरीन जोश और सजीले जवान राजपथ पर उतरते हैं और हर बार बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का जो खिताब अपने सर पर कर जाते हैं। मेरे लिए पहली बार है कि मैं 26 जनवरी में अपनी रेजिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट साथ ही खास में मेरे लिए सबसे अच्छी फीलिंग वाली बात यह है कि मेरे कंटिजेंट में जो जवान हैं, कुछ ऐसे जवान हैं जिनके पिताजी हमारे ही रेजिमेंट में पहले थे और वो राजपथ पर मार्च किए थे। तो एक बच्चे का सपना था कि जो उनके बच्चे हैं अभी जो आज खुद जवान हैं, उनका सपना था कि मैं अपने भी पिता की तरह राजपथ पर मार्च करूं। तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मैं उन बच्चों का सपना पूरा कर पाया। जब आर्मी ज्वाइन की थी तो आई वाज इन IIT, तो मैं वो छोड़कर आर्मी में आया था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर CRPF में थे, मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे ताऊजी आर्मी, मेरे नाना, मेरे दादा, सब मतलब मेरी फैमिली में हर एक आदमी एक फैमिली ट्रेडिशन है। तो मैं बचपन से ये चीज़ें देखते हुए आया था। मेरे पापा, दादा, मेरे दादाजी ने यहाँ मार्च किया, तो वो एक चीज़ मैं बचपन से देखता था। तो मेरा भी बचपन से ये सपना था कि मैं भी एक दिन इनके जैसा बनूं और जाकर के अपने एक भर्ती हूँ और उस कंटिजेंट को लीड करूं। मेरे कंटिजेंट में लगभग 40 जवान ऐसे हैं जिनके फादर्स ने भी यहाँ पे मार्च किया है और आज वो भी यहाँ मार्च कर रहे हैं। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की धार्मिक और पर्यटन नगरी महेश्वर में 22 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में विशेष कैबिनेट बैठक महेश्वर के नर्मदा रिट्रीट भवन में होगी। इससे पहले साल 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती के कार्यकाल में यहाँ कैबिनेट बैठक हुई थी। बैठक से पहले CM डॉक्टर मोहन यादव और मंत्रिमंडल के सदस्य अहिल्या किले में राजगद्दी के दर्शन करेंगे। साथ ही कैबिनेट सदस्य अहिल्या घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर चुनरी अर्पित करेंगे। बैठक के बाद CM महेश्वर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन करेंगे और आम सभा को भी संबोधित करेंगे। उधर मातोश्री अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती को समर्पित इस कैबिनेट बैठक के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे महेश्वर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज किला परिसर और नर्मदा रिट्रीट भवन में आम जनता और पर्यटकों का प्रवेश निषेध रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। इस समय गौरव, गुड मॉर्निंग। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो आज क्या है अखबारों के पिटारों से आपके पास? गुड मॉर्निंग भावना, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। तो आज अखबारों की सुर्खियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसमें हम खबरें तलाश कर और तराश कर आपके लिए लेकर आते हैं। तो अगर बात करें तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर ही नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या हलचल चल रही है और किस तरह की महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई हैं, उससे आपको रूबरू करा दें। क्योंकि भारत चीन संबंधों के अगले कदमों पर अब चर्चा होगी, और ये कैसे होगी, क्योंकि डोभाल के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी अब चीन जाएंगे। और इसमें हमने देखा है कि चीन के साथ जो रिश्ते हैं उसको लेकर किस तरह से नीतिगत जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे
कैसे रणनीतियां और नीतियां बदलती हुई नजर आ रही हैं जो साफ तौर पर अलग दिशा और दशा तय करती हुई नजर आ रही है। क्या अहम है इस खबर में, ये हम आपको बता दें, क्योंकि जब ये जाएंगे तो इसके बाद सीमा के जो मुद्दे हैं उस पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है और इसके अलावा भारत चीन संबंधों के लिए अगले कदमों पर भी चर्चा की जाएगी और इसमें राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संबंध जैसे भी क्षेत्र इसमें शामिल हैं, जो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु यहां से निकलकर सामने आएंगे। क्योंकि द्विपक्षीय जब वार्ता होगी तो साफ तौर पर आगे जो नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे उनसे इन दोनों देशों के ऊपर काफी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो किस तरह से आगे इसकी रूपरेखा रखी जाएगी उस पर भी खास फोकस रहेगा। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से वॉशिंगटन में कहा है क्योंकि वैध दस्तावेज के बिना जो भारतीय रह रहे हैं उनकी वापसी होगी, और ऐसे में एक बड़ा और सख्त संदेश यहां से एस जयशंकर विदेश मंत्री ने देते हुए वो नजर आए हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि जो सरकार के रूप में हम स्पष्ट रूप से लोगों की अवैध आवाजाही के बड़े समर्थक हैं, और क्योंकि हम वैश्विक कार्यबल में विश्वास करते हैं, हम चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभा और भारतीय जो कौशल है उसको वैश्विक स्तर पर अधिकतम अवसर मिले। साथ ही हम अवैध आवाजाही और अवैध प्रवास का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही है और इसके लिए साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वैध दस्तावेज के बिना रह रहे भारतीयों की वापसी होगी। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह के तमाम स्टेप्स यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और जिस तरह की बातें हैं उसमें भारत का जो पक्ष है वो रखते हुए यहाँ पर एस जयशंकर नजर आए। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि इससे जो आम इंसान है उसको आए दिन दो चार होना पड़ता है, और ये खबर है कैब से जुड़ी हुई। क्या है कैब में, क्योंकि कैब किराया जो है वो फ़ोन रिचार्ज प्लान पर केंद्र की सख्ती साफ तौर पर नजर आई है। क्योंकि जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उसके अलावा जो iOS इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर इसको आसान भाषा में समझें तो एंड्रॉयड फ़ोन जो इस्तेमाल करते हैं और जो एप्पल के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उन दोनों के जो सॉफ्टवेयर है उसमें यहाँ पर यह बात रखी गई है कि कैब में उनका अलग अलग रेट दिखाया जाता है। तो ऐसा देखते हुए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं और तमाम शिकायतें इसमें दर्ज की गई हैं, उसके बाद से अब ये बड़ा निर्णय लेते हुए नजर आए। क्या कुछ है इसमें, क्योंकि उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मोबाइल के मॉडल आईफोन या एंड्रॉयड के आधार पर अलग अलग मूल्य निर्धारण को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA ने ओला और उबर को नोटिस जारी किया और इन कंपनियों को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह के बीच का समय भी दिया गया है। इसमें उनको जवाब देना होगा कि आखिर अगर एक ही प्लेस है जहां से हम उसको बुक करते हैं तो अलग अलग किराया क्यों दिखाता है। इस पर साफ तौर पर तमाम ऐसी रूपरेखा है जो रखी गई है और इसी के आधार पे आगे जो बात है वो निकलकर सामने आएगी। इसके अलावा अगर हम अगली खबर का रुख करें तो इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि निर्यात बढ़ाकर नए रोजगार सृजन की तैयारियां सरकार करती हुई नजर आ रही है। तमाम सेक्टर्स पर इसमें नजर है, जिसमें सबसे मुख्य रूप से कृषि और उसके अलावा उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल व प्लास्टिक, लेदर एवं अपैरल जो है वो इसमें शामिल किया गया है। ये तमाम क्षेत्र हैं जिनसे साफ तौर पर रोजगार सृजन में मदद मिलती हुई नजर आएगी और इसी की तैयारी सरकार करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो बहुत ही खास खबर है उसकी हम बात कर लें, आयुष्मान वय वंदना जो कार्ड है उसके लिए अब 40 लाख बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन है वो साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है और इससे आने वाले समय में जो उनके विकास में काफ़ी ये गतिशील साबित होगा। और क्योंकि इस पर सरकार लगातार बहुत तेज़ी से के साथ काम कर रही है और जब से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो उसके बाद 89,000 से अधिक हॉस्पिटल एडमिशन में इसमें मंजूर कर लिए गए हैं और 167.48 करोड़ रुपए का इसमें अभी तक खर्च किया जा चुका है, जो अपने आप में बड़े आंकड़े को पेश करता है कि किस तरह से जो हेल्थ सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है और जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत को देखते हुए सरकार लगातार साफ तौर पर यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आप अपनी सहयोगी का ही रुख कर लेते हैं और अन्य खबरों का रुख करते हैं। भावना, ओवर टू यू। धन्यवाद गौरव। विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अब दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्मजात नागरिकता को खत्म करने के लिए जारी किए गए आदेश पर 14 दिनों की अस्थायी रोक लगा दी है। साथ ही इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया है और नीति को लागू होने से रोकने के लिए एक अस्थायी प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे इसके खिलाफ अपील करेंगे। ट्रंप के इस फैसले के बाद 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर कर आदेश को रद्द करने के लिए कहा था। दरअसल आपको बता दें, ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के दिन प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप नामक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया था और इस आदेश के जरिए जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाई गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब रुख कर लेते हैं कारोबार जगत का। अंदाज होगा फटाफट।
केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी के साथ हलवा समारोह की घोषणा भी कर दी गई है। हलवा सेरेमनी आज शाम 5 बजे उत्तर ब्लॉक में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि देश के निर्यात में स्मार्टफोन अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत द्वारा स्मार्टफोन का निर्यात बढ़ना पीएलआई स्कीम का परिणाम है। भारतीय रिजर्व बैंक आज 2 लाख करोड़ रुपए का ओवरनाइट वेरिएबल रेट रेपो यानी वीआरआर की नीलामी करेगा। बैंकिंग नियामक वीआरआर ऑक्शन आयोजित करेगा ताकि बैंकिंग सिस्टम में 1,75,000 करोड़ रुपए की नकदी डाली जा सके। सीसीपीए ने ओला और उबर को उपभोक्ताओं से आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसों पर अलग अलग दरें वसूलने के आरोप में नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिखा है कि सीसीपीए ने ओला और उबर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। और आइए अब खबरें देख लेते हैं स्पोर्ट्स जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में होने वाले 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि यह टूर्नामेंट आने वाले प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में तमिलनाडु ड्रैगन ने पेनल्टी शूटआउट में हैदराबाद तूफान्स को हरा दिया। स्कोर बराबर होने के बाद पेनल्टी शूटआउट में तमिलनाडु के हैदराबाद को 4-3 से हराया। दिल्ली एसजी पाइपर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स को आज 3-2 से हरा दिया। पेनल्टी शूटआउट में दिल्ली एसजी पाइपर्स ने जीत हासिल की। इंडोनेशिया मास्टर्स में भारत का अभियान दूसरे दौर में समाप्त हो गया। भारत के लक्ष्य सेन को प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। पुरुष युगल मैच में चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी को भी प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। प्रतियोगिता के महिला युगल में भी भारत को निराशक हाथ लगी। तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय महिला जोड़ी को मलेशियाई जोड़ी ने हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 4 में जोकोविच का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। मेरा कि आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं अमेरिका के ह्यूस्टन चिड़ियाघर के जानवरों के साथ जो बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।